काम जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन को पढ़ना उससे पहले आपको जीओसी बहुत बढ़िया से आनी चाहिए। अगर अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपको एकदम सही लगाने, तो ये जीओसी वाला पार्ट जो है ये मस्ट है। इट इज सोल, हम कह सकते हैं आत्मा है ये केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है ये अगर आपने साध लिया ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम बार बार डिस्कस करेंगे, बार बार वो टॉपिक आएगा तो हम उस टॉपिक को एक ही बार में कंप्लीट कर देते हैं और वो हर टॉपिक में काम आएगा। हर जगह पे मैं कहूंगा देखो ये एरोमेटिक है तो आप समझ जाओगे कि हाँ हमने पहले लेक्चर में पढ़ रखा है कि एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है एरोमेटिकता, एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता या एरोमेटिसिटी। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको एरोमेटिकता। तो भैया एरोमेटिकता क्या होती है, कौन, सीधा एक सवाल आएगा एग्जाम में और आप लिख के रख लो, 200% सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है और कौन सा एरोमेटिक नहीं है, या कौन सा एंटी एरोमेटिक है, या कौन सा कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक है। ये चार जो मैंने बोले हैं ये आप लिख के रख लो, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा। करेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, किसे कहते हैं। तो हम एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। भैया बोर्ड पे देखिएगा, जैसे हमारे पास दो कंपाउंड है। एक कंपाउंड हमारे पास ये है जिसका नाम है साइक्लोहेक्स साइक्लोहेक्सीन, हेक्स ट्राइइन, है ना, जो है नॉर्मल ए साइक्लिक है। ठीक, हाँ, सबसे पहला जो काम है वो आपको देखना है कि ये कंपाउंड जो है जो हमारा कंपाउंड है वो एक एल्कीन है ए साइक्लिक, और एक ऐसी ही एल्कीन और है लेकिन वो साइक्लिक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, है ना। ये वाला जो कंपाउंड है ये नॉर्मल एलिफेटिक कंपाउंड है, और एलिफेटिक कंपाउंड में ये होता है असंतृप्त। असंतृप्त का मैंने आपको मतलब समझा रखा है। असंतृप्त वो होते हैं अनसेचुरेटेड, जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो अनसेचुरेटेड होते हैं। और ये कंपाउंड दूसरा वाला जो है ये भी हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए असंतृप्त कंपाउंड है, क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो भी है आ रहा है। जिसमें भी डबल बॉन्ड आता है वो कंपाउंड ए जो ना अनसेचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो ये दोनों ही अनसेचुरेटेड है। और भैया ध्यान रखना कि जो असंतृप्त यौगिक होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है कि वो हमेशा योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। कौन सी, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे मान लो ये कंपाउंड है, यह असंतृप्त है, अगर मैं इसके ऊपर ब्रोमीन की अभिक्रिया करवाऊंगा, किसकी, ब्रोमीन की अभिक्रिया, और ब्रोमीन मैंने कितना लिया, एक तुल्यांक लिया, कितना, 1 इक्विवेलेंट, मतलब सिर्फ एक ही ब्रोमीन लगाना है मुझे। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट का मतलब है मुझे एक ब्रोमीन लगाना है, और मैंने वो एक ब्रोमीन लगा दिया यहाँ कॉर्नर पे। कॉर्नर पे एक पाई बॉन्ड अपन ने तोड़ दिया, और पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ पर हमने दो ब्रोमीन लगा दिए, ये पहला ब्रोमीन और ये दूसरा ब्रोमीन। बाकी वाले डबल बॉन्ड जो हैं वो हमारे एज इट इज हैं, डबल बॉन्ड और डबल। ये खासियत होती है कौन से यौगिकों की, जो असंतृप्त होते हैं, जो अनसेचुरेटेड होते हैं, जिनमें संतृप्तता नहीं होती, जिनमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। उनकी खास रिएक्शन यही होती है कि उनको योग करना होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया होती है योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। ये खासियत होती है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वालों की। चलिए, इसमें भी यही देखा गया कि ये भी डबल बॉन्ड को लेके बैठा हुआ है भैया। इसकी रिएक्शन भी हमने 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन के साथ करवाई, Br2 के साथ, इसकी रिएक्शन भी करवा के देखिए, हम देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या पाया कि इसने योगात्मक अभिक्रिया दी ही नहीं। इसमें डबल बॉन्ड है, ये अनसेचुरेटेड है, लेकिन फिर भी इसने यहां पर अभिक्रिया नहीं दी, और अभिक्रिया नहीं दी लेकिन एक दूसरी अभिक्रिया दे दी इसने क्या किया, इसका बेंजीन का जो हाइड्रोजन था यहां, इसने उस हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया।
मतलब एक हटा दूसरा बैठा, एक हटा दूसरा बैठा, तो उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन। एक गया दूसरा आया तो प्रतिस्थापन। एक आया और वही बैठ गया, कोई गया ही नहीं तो योगात्मक। इसका मतलब यहां पर जो अभिक्रिया हो रही है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। हालांकि ये भी असंतृप्त है, हमें इससे भी उम्मीद क्या रख रहे थे कि भैया ये भी योगात्मक अभिक्रिया देगा, हम उम्मीद तो ही लगा के बैठे थे, लेकिन इसने योगात्मक दी नहीं, इसने प्रतिस्थापन दे दी। बस इसी चीज को बोलते हैं एरोमेटिकता। ऐसे यौगिक जो असंतृप्त होते हैं, जो असंतृप्त होते हैं लेकिन फिर भी योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते, उसकी जगह पर प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। बात समझ में आई? जो असंतृप्त अनसैचुरेटेड होते हुए भी एडिशन की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, प्रतिस्थापन देते हैं, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये लिख सकते हैं हम इसके बारे में, क्या होते हैं एरोमेटिक? वे यौगिक, ठीक है, वे यौगिक जो असंतृप्त होते हुए भी, वे यौगिक जो असंतृप्त होते हुए भी, असंतृप्त होते हुए भी योगात्मक अभिक्रिया के स्थान पर, योगात्मक अभिक्रिया के स्थान पर, योगात्मक अभिक्रिया के स्थान पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। योगात्मक अभिक्रिया के स्थान पर प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। मतलब जो असंतृप्त होने के बावजूद भी योगात्मक नहीं देते, वो एरोमेटिक होते हैं, है ना। अब दिमाग लगाया हमने कि भैया इसमें ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, ये एरोमेटिक क्यों है और ये एरोमेटिक क्यों नहीं है। तो इसके लिए हमने, हमारे पास आ गई तीन शर्तें, तीन शर्तें आ गई। क्या शर्तें आ गई? पहली शर्त कि भैया एरोमेटिक कंपाउंड कब होगा कोई, तो हमारे पास तीन कंडीशन होती है। कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता की शर्तें। तो तीन शर्तें होती है कंपाउंड में, तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। वन बाय वन समझना, आपको लास्ट तक हर एक एग्जांपल समझ में आएगा। बस आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके बस पढ़ते रहिएगा इसको, ठीक है। सबसे पहली शर्त क्या है? आपका जो कंपाउंड है वो देखो, इसमें और इसमें एक ही अंतर था, ये चक्रीय था, ये चक्रीय नहीं था, ये अचक्रीय है, बस इतना सा फर्क है। मतलब अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसे चक्रीय होना जरूरी है। साइक्लिक कंपाउंड ही एरोमेटिक होते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते। तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? तो आपका जो यौगिक है वो होना चाहिए कैसा? यौगिक, ठीक है, चक्रीय होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है, चक्रीय, साइक्लिक। और दूसरी इसी के साथ, साइक्लिक होने के साथ वो क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर का मतलब होता है हिंदी में समतलीय। साइक्लिक होने के साथ प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर, समतलीय होना चाहिए। सर चक्रीय तो हमें समझ में आया, समतलीय कैसे देखते हैं? तो आइए देखिए बोर्ड पे, समतलीय देखने के लिए क्या करना चाहिए? समतलीय देखने के लिए आपको देखना है कि उसमें जो वलय है, उस वलय में सभी परमाणु जो हैं वो आपके sp2 संकृत अवस्था में होना चाहिए। अगर सारे परमाणु sp2 संकृत अवस्था में हैं, किसमें? चक्र में, वलय में, जो आपका चक्र है उसमें सभी कार्बन परमाणु या जो भी परमाणु है कार्बन के अलावा, वो sp2 संकरण रखना चाहिए। sp2 संकरण का मतलब है डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके ऊपर डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, तो वो sp2 होगा। इतना ध्यान रख लीजिए अभी आप, है ना। डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, और sp2 होगा तो वो समतलीय होगा। समतलीय का मतलब है सारे बंध एक ही तल में होंगे उसके,
सारे बंध जो है वो एक ही तल में होंगे, एक ही तल में बंद होंगे सारे, साइक्लिक मतलब साइक्लिक के साथ प्लेनर, एक ही तल में। ऐसा नहीं होगा जैसे हमने देखा था एक्रियल कार्बन में कि एक बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ होता है, ऐसा नहीं होगा। एकदम सब बोर्ड के ऊपर एक ही प्लेन में होते हैं, समतल्य होते हैं। तो पहली शर्त तो ये है, इस यौगिक समतल्य होना चाहिए, चक्रीय होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है एरोमेटिकता के लिए? दूसरी शर्त है कि आपके यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होना, पूर्ण विस्थानीकरण। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का पूरी तरह से पूर्ण विस्थानीकरण होना चाहिए, पूर्ण विस्थानीकरण होना चाहिए। जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण विस्थानीकरण का मतलब है डीलोकेलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन, मतलब पूरा पाई इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे रिंग में घूमना चाहिए, पूरे के पूरे रिंग में घूमना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन वापस वहीं आ जाना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ, इस विस्थानीकरण के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, इस चीज को हम एक और वर्ड से संबोधित करते हैं, और वो क्या है भैया? वो है संयुग्मन। यानी कि आपका यौगिक कॉन्जुगेट होना चाहिए, संयुग्मित होना चाहिए। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा, 3-4 शर्तें होती है, वो शर्तें कहलाती है कॉन्जुगेशन की शर्तें। आपके यौगिक को कॉन्जुगेट होना जरूरी है, और कॉन्जुगेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसको? पूर्ण रूप से संयुग्मन होना चाहिए। पूर्ण संयुग्मन मतलब पूरी वलय में वो पाई इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए, संयुग्मित अवस्था में होना चाहिए। बीच में कहीं रुक गया अगर संयुग्मन, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, सिस्टम आपका कंप्लीट कॉन्जुगेट होना चाहिए। सर क्या होता है ये संयुग्मन, क्या होती है इसकी शर्तें? तो ध्यान रखना कि संयुग्मन के लिए आपको 3-4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, संयुग्मन तब होता है जब पाई बंध एकांतर क्रम में होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर क्रम में होते हैं। पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट, पाई बंध जो है वो ऑल्टरनेट होने चाहिए, एकांतर होना चाहिए। अगर पाई बंध एकांतर है, जैसे यहां देखिएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एकांतर है ना? यहां पर भी है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है। उसमें भी हो रहा है कंप्लीट कॉन्जुगेशन, बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा। लेकिन उसकी गलती एक ही है, वो साइक्लिक नहीं है। अगर वो साइक्लिक होता तो आज वो भी एरोमेटिक होता, है ना? जब ये साइक्लिक हो गया तो ये अब बेंजीन बन गया, और बेंजीन बन गया तो ये एरोमेटिक हो गया। तो कंजुगेशन में पाई बॉन्ड का एकांतर होना जरूरी है। या फिर अगर आपके पास पाई बॉन्ड है तो उस पाई बॉन्ड के साथ में या तो कोई धनावेश या कोई ऋणावेश या कोई मुक्त मूलक फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक, या कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म एकांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है, कोई धनावेश पॉजिटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज, कोई मुक्त मूलक या कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म कैसा होना चाहिए? एकांतर क्रम में होना चाहिए। तो हम उसे कहेंगे कि ये संयुग्मित तंत्र है, इट इज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तीसरा, कॉन्जुगेशन में यह भी हो सकता है कि पाई बॉन्ड के साथ कोई पी कक्षक, खाली पी कक्षक, पाई बॉन्ड और खाली पी या डी, खाली पी या डी कक्षक, ठीक है, एकांतर क्रम में हो। खाली पी कक्षक या डी कक्षक जो है वो एकांतर क्रम में हो। पाई बंध के साथ खाली पी या डी भी अगर एकांतर होता है तो वो संयुग्मित तंत्र माना जाता है। खाली पी भी अगर एकांतर हुआ तो वो कॉन्जुगेट सिस्टम होगा। और इसी तरह से अगर किसी पी के साथ या डी के साथ, खाली पी या डी के साथ अगर लोन पेयर एकांतर है, लोन पेयर अगर एकांतर क्रम में है तो वो भी संयुग्मित माना जाता है। मतलब चौथी शर्त आपकी है पाई बॉन्ड होना चाहिए, और सॉरी लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर और पी या डी, खाली है ना, खाली पी या खाली डी, खाली पी या डी दोनों में से कोई भी कक्षक एकांतर होना चाहिए,
खाली पी या डी कक्षक एकांतर होगा तो आपके कंपाउंड में अनुनाद होगा। इस संयुग्मन का ही एक तीसरा नाम होता है रेजोनेंस, अनुनाद। संयुग्मन कह दो, रेजोनेंस कह दो, अनुनाद कह दो, या पूर्ण विस्थानीकरण, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन पूरा होना चाहिए, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक श्रेणी में काउंट होगा। लास्ट शर्त क्या है भैया, मैं इनके सबके एग्जांपल दूंगा अभी आपको, है ना। ये सब एकांतर कैसे होते हैं, चलो पहले मैं आपको एग्जांपल ही दे देता हूं उनके, फिर उसके बाद हम तीसरी शर्त पढ़ेंगे एरोमेटिकता की, और फिर ढेर सारे कंपाउंड डिस्कस करेंगे जिनमें एरोमेटिकता होती है। जैसे बोर्ड पे देखिएगा, जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, है ना, दो डबल बॉन्ड है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एरोमेटिक है, मैं ये कहूंगा कि भैया ये संयुग्मित तंत्र है। ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के साथ प्लस आ गया, या डबल बॉन्ड के साथ माइनस आ गया, है ना, या डबल बॉन्ड के साथ कोई मुक्त मूलक आ गया, या डबल बॉन्ड के साथ कोई पी कक्षक आ गया, BH2 और इसके पास खाली पी कक्षक है ना, खाली पी कक्षक आ गया। इस तरह का कोई भी केस, या फिर जैसे लोन पेयर है, मान लो जैसे ये है CH3 या ये है, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, और मान लो यहां पर है सिंगल बॉन्ड O, लोन पेयर और खाली P या D कक्षक, है ना। जैसे यहां पर है CH2 प्लस, बराबर। ये मैंने जितने एग्जाम्पल लिखे, 4 केस, मैंने चारों के उदाहरण बोर्ड पे लगा दिया आपको ये समझाने के लिए कि संयुग्मित क्या होता है। जब आपको संयुग्मित तंत्र समझ में आएगा तो आपको एरोमेटिकता समझ में आएगी, आपको आगे रेजोनेंस समझ में आएगा। अनुनाद पढ़ने के लिए आपको संयुग्मित तंत्र ध्यान में रखना जरूरी होता है। अब देखो पहला भी संयुग्मित तंत्र है, कौन सी कंडीशन लग रही है हमारी, पहली कंडीशन लग रही है, 2 पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट है, ये संयुग्मित है। ये देखो ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में दिख रहा है आपको, ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, मतलब ये संयुग्मित है। ये देखो ये प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज कह दो खाली पी कक्षक कह दो, एक ही बात है, जब प्लस होता है तो खाली पी होता है। ये आपस में क्या है, एकांतर क्रम में है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस। नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन दिखाना जरूरी होता है ना। हाँ, अगर आप नहीं भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आता है हमेशा, है ना। नहीं शो कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि जहां नेगेटिव आता है वहां 2 इलेक्ट्रॉन भी आते हैं साथ में। तो नेगेटिव चार्ज के साथ हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा इंपैक्ट होता है उसका, और कुछ नहीं है। नहीं भी करेंगे तो आगे वाला अंडरस्टूड है, पता है कि माइनस चार्ज आया तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहां पर भी देखिए नेगेटिव चार्ज लोन पेयर या डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट है। यहाँ देखो मुक्त मूलक एकांतर क्रम में है ना, ऐसे एकांतर क्रम में है। यहाँ पर भी बोरॉन है, देखो खाली पी है, ये क्या है बोरॉन के पास, बोरॉन के पास खाली पी है और उसके साथ डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, तो ये भी रेजोनेंस शो कर लेगा, ये इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड, अनुनाद या कह दो इसमें भी संयुग्मन है। ये कंडीशन है, दीज आर कंडीशन ऑफ, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आ गया, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और कार्बन पे प्लस का मतलब क्या, खाली पी कक्षक। कार्बन पे प्लस का मतलब है खाली पी कक्षक है यहाँ एक, है ना। कार्बन पे प्लस का मतलब होता है खाली पी, माइनस का मतलब होता है भरा हुआ पी, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे भरा हुआ पी, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए पी में होंगे, और प्लस का मतलब खाली पी, और उस खाली पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये इसके एकांतर क्रम में, तो ये भी एक संयुग्मन माना जाएगा। ये सारी कंडीशन किसकी है, कॉन्जुगेशन। तो आपका कंपाउंड संयुग्मित होना चाहिए, ये आपकी दूसरी शर्त है, ठीक। तीसरी शर्त ये है कि आपका जो चक्रीय समतलीय तथा, ठीक है, चक्रीय समतलीय तथा संयुग्मित जो तंत्र है, संयुग्मित तंत्र, ठीक है, चक्रीय संयुग्मित तंत्र जो है आपका, उसमें संयुग्मित तंत्र में 4n + 2 पाई
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आपके संयुग्मित तंत्र में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां n एक इंटीजर वैल्यू है, जहां n क्या है, 0 से स्टार्ट होगा, n बराबर 0, 1, 2, 3, मतलब n का मान ऐसा आना चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इस नियम को हम एक नाम देते हैं भैया, इसे कहते हैं हकल नियम। ठीक है, इसे हकल नियम कहते हैं, हकल्स रूल, इसे हकल का नियम कहते हैं, हकल्स रूल कहते हैं इसको। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हकल का नियम, ये उसमें लागू होना चाहिए। अगर ये लग रहा है तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। बाकी शर्तें पूरी होगी, मतलब तीनों कंडीशन अगर पूरी होगी तो आप अपने कंपाउंड को एरोमेटिक कह सकते हो। अगर तीनों में से कोई एक शर्त भी रह गई है ना, नहीं पूरी हो पाई, तो फिर आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। इतनी बात समझ में? सर ये हकल रूल कैसे लगाना है? तो देखो, इसको लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता तो सिखा दूंगा आपको, बट ऐसे ध्यान रखो तो ज्यादा बेटर है कि अगर पूरे यौगिक में अगर 2 पाई आ रहा है, 6 पाई आ रहा है, या पूरे कंपाउंड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो हकल नियम का पालन करेगा। किसका पालन करेगा? हकल नियम का पालन करेगा, और वो हो जाएगा एरोमेटिक। अगर आपके यौगिक में 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई, इस तरह से अगर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बाकी दो शर्तें लगनी चाहिए, पहली और दूसरी, चक्रीय होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण देखा, उसके बाद सीधा इनमें से देख लो कौन सा है। अगर इनमें से कोई है तो वो एरोमेटिक होगा। क्लियर? अब आगे सुनिएगा, हमारे पास दो कंपाउंड्स और आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक, और एक को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। दो कंपाउंड हमारे पास और आते हैं, एक होता है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और एक आता है जिसे बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। एक आता है जिसे हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। क्या होते हैं सर ये? तो एंटी एरोमेटिक क्या होता है? एंटी वो होता है जो पहला नियम का पालन करेगा, दूसरे नियम का पालन करेगा, लेकिन हकल नियम का पालन नहीं करेगा। पहली कंडीशन को फॉलो करेगा, दूसरी कंडीशन को फॉलो करेगा। पहली कंडीशन, पहली शर्त है ना, फर्स्ट साइक्लिक और प्लेनर। फर्स्ट क्या है? साइक्लिक, चक्रीय, और साथ में होना चाहिए प्लेनर। दूसरी शर्त का पालन करेगा, दूसरी शर्त मतलब डीलोकेलाइजेशन, विस्थानीकरण, डीलोकेलाइजेशन, विस्थानीकरण होगा पाई इलेक्ट्रॉन का। परंतु तीसरी शर्त हकल नियम का पालन नहीं करेगा। आपका यौगिक जो है वो दोनों शर्तों का पालन करेगा, पहली दोनों, लेकिन हकल नियम को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसे यौगिक को हम बोल देते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, हकल नियम का पालन नहीं करता है, हकल नियम का पालन नहीं करता है, हकल नियम का पालन नहीं करेगा, नहीं करता है। अगर कंपाउंड हकल नियम का, यानी इसमें n का मान इंटीजर नहीं आ रहा है, n का मान क्या आ रहा है हकल नियम में? फ्रैक्शन आ रहा है, 0.5 आ गया, 1.5 आ गया, 2.5 आ गया, n का मान इंटीजर नहीं आ रहा, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं आ रहा, बल्कि भिन्नात्मक आ रहा है, तो समझ लो हकल नियम का पालन नहीं कर रहा। और हकल नियम का पालन नहीं करेगा तो एरोमेटिक नहीं होगा, वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक क्या होता है? नॉन एरोमेटिक का मतलब होता है कि आपका जो कंपाउंड है वो पहली शर्त का ही पालन नहीं कर रहा, वो साइक्लिक ही नहीं है। कैसा है? ए साइक्लिक है, या साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर, असमतलीय है। नॉन प्लेनर का मतलब बीच में कोई sp2 की जगह sp3 कार्बन आ गया, sp3 परमाणु आ गया, sp2 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 चलते चलते sp3 आ गया बीच में, तो इसका मतलब वो अब समतल्य नहीं रहा।
समतल्य नहीं रहा तो इसका मतलब वो एरोमेटिक नहीं हो सकता, अब वो नॉन एरोमेटिक में जाएगा। या फिर पॉइंट नंबर 2, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण ही नहीं हो रहा, पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थानीकरण नहीं हो रहा, पूर्ण विस्थानीकरण नहीं हो रहा है ना, विस्थानीकरण नहीं हो रहा उसमें। पाई इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से डीलोकलाइज नहीं हो रहा है तो भी वो हकल जो है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में क्लासिफाई किया जाएगा। ये बात समझ में आई आपको? 3 चीजें बताई मैंने, अभी मैं आपको खूब सारे एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे आपके सारे बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। यहां देखिएगा इन तीनों के बारे में क्या कहा जाता है, तो 2 बातें सुनिएगा। जो कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं उनमें एक चीज खास बात होती है, ध्यान रखिएगा भैया, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय। ये ध्यान रखना भैया, ये हमेशा डायामैग्नेटिक होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं, उसको बोलते हैं। हकल नियम का पालन चाहे करो ना करो, नॉन एरोमेटिक अगर हो गया एक बार, हकल नियम भले अब उसमें लग रहा हो कोई मतलब नहीं है, हकल नियम इज सेकेंडरी। हकल नियम का पालन करे वो एंटी एरोमेटिक थोड़ी होता है, जो हकल नियम का पालन नहीं करता है ना, वो एंटी एरोमेटिक होता है। और इसमें नॉन वाले में चाहे हकल नियम लगो चाहे मत लगो, उससे कोई मतलब नहीं है। हकल नियम हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो ए साइक्लिक या नॉन प्लेनर या पाई इलेक्ट्रॉन का उसमें विस्थानीकरण नहीं हो रहा है तो समझ लीजिएगा वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक में मैंने क्या बताया, प्रतिचुंबकीय होते हैं, डायामैग्नेटिक। और ध्यान रखना भैया, जो भी एंटी एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है अनुचुंबकीय। क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है पैरामैग्नेटिक। कौन? जो एंटी एरोमेटिक होगा वो अनुचुंबकीय, और जो एरोमेटिक होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। और एक बात, इनका जो स्थायित्व का क्रम है, इन तीनों का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है भैया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक बनने के लिए कंपाउंड कुछ भी करेगा, अगर उसमें एरोमेटिकता आ सकती है तो आएगी, वो कर लेगा, उसको अचीव कर लेगा वो उसको। अगर मान लो उसमें कैपेसिटी है एरोमेटिक बनने की तो वो पहले एरोमेटिक ही बनेगा। और अगर उसमें कैपेसिटी है एंटी एरोमेटिक बनने की तो कभी नहीं बनेगा। एंटी एरोमेटिक सबसे खराब चीज होती है जो कोई कंपाउंड नहीं बनना चाहेगा, और एरोमेटिक सबसे बढ़िया चीज होती है, सबसे उत्तम कंडीशन होती है ना, बढ़िया है ना कंडीशन होती है, तो वो सब बनना चाहेंगे। तो एरोमेटिक बनने के लिए कंपाउंड कुछ भी कर सकते हैं, बट एंटी एरोमेटिक बनने के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे, चाहेंगे ही नहीं कि वो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बने। नॉन एरोमेटिक डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना, वो तो नॉन एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक में जा ही नहीं सकता, वो एंटी में जा ही नहीं सकता, तो वो जाएगा ही नहीं ना, तो एरो में जाएगा ना एंटी में जाएगा, नॉन एरोमेटिक है। तो ये स्थायित्व का क्रम ध्यान रखना, एरो नॉन एरो सबसे लास्ट में सबसे कम होता है एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि एरोमेटिक जो होते हैं वो डायामैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय होते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। आइए मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं, 1-2 उदाहरण में मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, फिर बाकी वाले एग्जाम्पल में मैं लिखूंगा नहीं, अपन सीधा ये लिखेंगे कि ये एरो है, ये एंटी एरो है, ये नॉन एरो है ना, ये एरोमेटिक होगा, ये नहीं होगा, या ये एंटी एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। ये अपन अगली जो है ना जो है 2-3 एग्जाम्पल के बाद हम ये काम करेंगे, ठीक है। आइए बोर्ड पे देखें कैसे, कुछ उदाहरण बताइए सर एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो लीजिए सबसे पहला कंपाउंड है जिसमें मैं सारे रूल्स आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ, सारे रूल्स बता रहा हूँ आपको, बाद में हम रूल्स नहीं देखेंगे, बाद में हम सीधा देखेंगे कि भैया हाँ एंटी में मैं आपको और बात बता दूं, इनके अलावा 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई तो एरो है, अगर यहाँ पे इनके बीच का नंबर आ गया, इनका एवरेज आ गया, औसत 4 पाई
8 पाई, 12 पाई, 16 पाई, 4 का पहाड़ा। अगर वो आ गया बीच में कोई तो वो हमेशा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। मतलब एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, या जिसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एंटी एरोमेटिक की श्रेणी में आ जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं हम। जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास, और मैं आपको इसमें एक बारी सारे रूल्स में लगा के दिखाता हूं, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैंने कैसे इसको रूल्स को लगाया। ठीक है, सबसे पहला नियम क्या था हमारा यौगिक साइक्लिक होना चाहिए, चक्रीय, और भैया ये बहुत बढ़िया सा चक्रीय है, और समतलीय होना चाहिए। समतलीय का मतलब है सभी कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। सभी कार्बन डबल बॉन्ड का मतलब है sp2 संकरण। तो देखो आप, सभी कार्बन पे डबल बॉन्ड जा रहा है, इस पे डबल बॉन्ड 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 है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सभी डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये समतलीय है। क्या है ये कंपाउंड आपका प्लेनर है। दूसरी शर्त, साइक्लिक प्लेनर के बाद क्या देखना होता है हमें, पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण विस्थानीकरण होना चाहिए, और हो रहा है। कौन सी शर्त लगी संयुग्मन की, पाई बंद एकांतर क्रम में है, सारे पाई बंद एकांतर है, इसका मतलब ये पूर्ण संयुग्मित तंत्र है। इसमें पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है, पूर्ण रूप से संयुग्मन हो रहा है। आगे से मैं लिखूंगा ओनली कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब है संयुग्मन, इसमें बहुत बढ़िया से हो रहा है। तीसरी शर्त, हक्कल नियम लगाना सिखा रहा हूं, देखो कैसे लगाते हैं। हक्कल नियम ऐसे लगाते हैं हम, 4n+2 पाई, 4n+2 पाई इक्वल टू, यहां रख दो बराबर करके, क्या, जितने उसमें पाई इलेक्ट्रॉन हैं, जितने आपके कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन है, वो आप यहां पे बराबर करके रख दो। जैसे अभी बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बंद है। 3 पाई बंद का मतलब हो गया अभी इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप बराबर करके क्या रख दो, बराबर करके रख दो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 6 पाई। इसको हमने सॉल्व किया तो 4n इज इक्वल टू आ गया क्या, 4 है ना, 2 इधर ले लिया, 2 पाई, तो या 4n इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 1। n1 हक्कल नियम में आता है, n1 हक्कल नियम में आता है, इसका मतलब ये हक्कल नियम को फॉलो कर रहा है। और अगर ये हक्कल नियम को फॉलो कर रहा है, बाकी दोनों शर्तें पहली दूसरी लग रही है, तीसरी शर्त भी पूरी हो रही है, तो हम कह देंगे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, इसमें एरोमेटिकता है। क्लियर। एक एग्जांपल और देखिए और समझिए, फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे, फिर ये हम सब नहीं लिखेंगे, सीधा मैं लिखूंगा ए मतलब एरो, सीधा लिखूंगा Na नॉन एरो, या सीधा लिखूंगा AA यानी एंटी एरो। देखिएगा बोर्ड पे, ये एग्जांपल नंबर 2। सेकेंड एग्जांपल हमारा ये है, बेंजीन के साथ में एक और बेंजीन, 2 बेंजीन जुड़ी हुई है, 1 2 3 4 5। जब 2 बेंजीन आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं, हाँ, उसे हम बोलते हैं नेफ्थलीन। तो ये कंपाउंड जो है इसका नाम है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बोलते हैं इसको, ये नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन जिसको हम कैम्फर बॉल, कपूर भी कहते हैं, कपूर की जो गोलियां होती है कपूर, कैम्फर बॉल्स है ना, कैम्फर बॉल्स जो होती है वो नेफ्थलीन होती है। हाँ, ऊर्ध्वपातज जो होता है। तो देखिए शर्त लगाते हैं, सबसे पहले साइक्लिक, दूसरा प्लेनर, साइक्लिक भी है प्लेनर भी है। दूसरा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन, पूर्ण संयुग्मन हो रहा है, हो रहा है पूर्ण संयुग्मन, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये, पूर्ण संयुग्मन हो रहा है ना। कैसे हो रहा है देखो, पाईबंद एकांतर है। और तीसरा, हकल नियम लगाया हमने, 4n+2 पाई इज इक्वल टू, यहां जोड़ के, हाँ, जो कपड़ों में रखा जाता है उसे बोलते हैं कैम्फर बॉल, कपूर, ये होता है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बॉल्स को ही बोलते हैं कपूर। तो 4n+2 पाई इज इक्वल टू 6 पाई,
सॉरी 10 पाई। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इस बार? 10 है। गिनो, 5 पाई बंद है, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन। 5 पाई बंद का मतलब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 10 पाई, यानी कि 4n इज इक्वल टू आ जाएगा 8 और n इज इक्वल टू आ जाएगा 2, है ना। ये इधर ले लिया तो 8 हो गया और डिवाइड बाय 4 कर दिया तो आ गया 2। इसका मतलब नेफ्थलीन में भी हकल नियम और बाकी सारी शर्तें लग रही है, तो ये भी क्या है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बोलो भैया, बात समझ में आई आपको? बड़ा सिंपल सा काम है, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। अभी थोड़ी देर बाद में आप विदिन 2 सेकेंड, विदिन 1 to 2 सेकेंड, 1 से 2 सेकेंड में आप बता दोगे कि एरोमेटिक है कि नहीं है। देखते ही यस सर एरोमेटिक, नो एंटी एरोमेटिक, नो ये नॉन एरोमेटिक, अब देखते ही पता चल जाएगा। बस थोड़ा सा उसको शर्तों पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक थर्ड है एग्जांपल, ऐसी ही नेफ्थलीन है और एक बेंजीन हमने और डाल दी, ये कर दिया हमने इसको एंथ्रासीन। क्या बना दिया इसका? एक बेंजीन हमने और इसमें ऐड कर दी, तो ये बन गया हमारा एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन है, देखो 3 बेंजीन आपस में जुड़ी हुई है, उसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन, है ना। एंथ्रासीन मतलब 3 बेंजीन रिंग। अब बताइए भैया इसमें क्या होगा, 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है ना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। अब 3 बेंजीन रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पाई इलेक्ट्रॉन पूरा घूम रहा है, कहीं आपको बीच में ऐसा नजर नहीं आएगा कि जहां पर संयुग्मन रुक रहा हो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट ही चलेंगे, यानी कि एंथ्रासीन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। ग्रीन ऑयल, हरा तेल भी बोलते हैं इसको, ग्रीन ऑयल, एंथ्रासीन। लगाएं शर्त। सबसे पहली शर्त साइक्लिक है, यस इट इज साइक्लिक। प्लेनर है सर ये, हाँ ये प्लेनर है कि सभी कार्बन पर डबल बॉन्ड घूम रहा है, सभी कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है, इसका मतलब ये प्लेनर है। तीसरा, दूसरी शर्त पूर्ण संयुग्मन, हाँ सर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है, सभी पाई बंद क्या है, सभी पाई बंद एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट है ना, सभी पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट है। और तीसरी शर्त 4n + 2 पाई इज इक्वल टू 3 2 5 और 2 7 बॉन्ड है, 7 मतलब हो गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 7 मतलब हो गया 14। यहां से अगर आप n निकालेंगे तो 4n इज इक्वल टू क्या आएगा 12 और n इज इक्वल टू क्या आएगा, n इक्वल टू आएगा 3। इसका मतलब यहां पर भी इंटीजर नहीं आ रहा है, मतलब सॉरी फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, मतलब ये हकल नियम का पालन कर रहा है। और हकल नियम का पालन कर रहा है तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक। देखो ये तीनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया ना, इसमें आपको बेंजीन जैसी संरचना दिख रही है, तीनों में दिख रही है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक। क्या बोलते हैं? बेंजीनॉइड एरोमेटिक। बेंजीनॉइड एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन जैसी संरचना वाले एरोमेटिक, बेंजीनॉइड। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें बेंजीन जैसी संरचना नहीं होती, ऐसा बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर उनमें दिखता ही नहीं है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड तो भी वो होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, बिना बेंजीन वलय वाले एरोमेटिक कंपाउंड नॉन बेंजीनॉइड। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप लोग देख के बताइएगा एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है और नॉन एरोमेटिक कौन सा है। एग्जाम्पल नंबर 4, ध्यान दीजिएगा भैया बोर्ड पे, ये है डबल बॉन्ड, ये है भैया डबल बॉन्ड के साथ प्लस, और ये है डबल बॉन्ड के साथ माइनस। डबल बॉन्ड के साथ प्लस और डबल बॉन्ड के साथ माइनस, और एक नॉर्मल साइक्लोप्रोपीन है, क्या एक तो साइक्लोप्रोपीन, और एक साइक्लोप्रोपीन पर लगा दिया प्लस, साइक्लोप्रोपिनाइल, प्लस लगते आयन बन गया, साइक्लोप्रोपिनाइल धनायन, और एक बार आ गया माइनस तो हो गया साइक्लोप्रोपिनाइल ऋणायन। साइक्लोप्रोपिनाइल ऋणायन, हालांकि नाम तो नहीं पूछे जाते हैं नाम नहीं दिए जाते, स्ट्रक्चर ही देकर पूछे हैं ये आपसे
कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नहीं है और कौन सा नॉन है। एक बार आप लोग ट्राई करें, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और ढेर सारे एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे। है ना, चलिए आइए डिस्कस करते हैं कुछ और कंपाउंड्स, कुछ और एक्सेप्शंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ अपवाद जहां पे लगता कुछ और है, होता कुछ और है ना। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है, ध्यान दीजिएगा भैया बोर्ड पे, अब मैं शर्तें नहीं लिखूंगा, अब अपन शर्तें दिमाग में देख लेंगे बस। पहली शर्त, साइक्लिक हाँ है, सर प्लेनर नहीं है, ये समतल्य नहीं है, ये समतल्य नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि देखो इस कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है आपका वो कौन सी संकृत अवस्था में है? sp3 में है। यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी हो रही है और सब सिंगल बॉन्ड से हो रही है, सब एकल बंध से हो रही है। जब कार्बन की जब चारों संयोजकता एकल बंध से ही पूरी होती है ना, तो वो sp3 कार्बन होता है। कौन सा होता है? sp3 कार्बन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब एक sp3 मिलते ही आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है ना, 2 पाई है, 2 पाई मतलब एरोमेटिक, हक्कल नियम। तो हक्कल नियम बात की बात, तीनों रूल्स अप्लाई होनी चाहिए। तीनों में से अगर एक भी बच गया, एक भी रह गया, तो वो एरोमेटिक नहीं होगा, फिर वो कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये कंडीशन है, ये आपका सीधा हो गया भैया क्या? नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एक sp3 आ गया कार्बन। दूसरा वाला देखो, अब ऊपर वाला कार्बन sp3 नहीं है, जब किसी कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया और वो एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड और प्लस आ गया उस पर, तो एक हाइड्रोजन हट गया। मतलब अरे भैया पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब एक हटा दिया हमने, इसका मतलब तभी प्लस आया ना वो। तो प्लस आने का मतलब होता है sp2 कार्बन, और अगर माइनस आता है तो माइनस का मतलब होता है sp3 कार्बन। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सारे केसेस आपको ही सॉल्व करने हैं, है ना। अगर प्लस आया तो अब इसका संकरण भी क्या हो गया? अब इसका संकरण भी sp2 हो गया। ये भी क्या है? डबल बॉन्ड sp2, ये भी क्या है? sp2। तो साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, साइक्लिक प्लेनर। अब संयुग्मन हो रहा है, देखो कौन सी शर्त लग रही है? प्लस और डबल बॉन्ड एकांतर है, तो प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, प्लस वापस आ रहा है। इसका मतलब ये संयुग्मित तंत्र भी है, कॉन्जुगेट सिस्टम भी है। तीसरी शर्त, हक्कल नियम, 2 पाई है। कौन सा सिस्टम है ये 2 पाई सिस्टम है, और जिसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सारी की सारी शर्तें लागू हो रही है, वो एरोमेटिक होता है। तो ये एरोमेटिक हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, और सॉरी ये वाला नॉन एरोमेटिक हो गया। अब इसको देखिए तीसरा, अब ऊपर माइनस है, देखो ध्यान सुनना मेरी बात में, क्या बोलना क्या चाह रहा हूं आप ध्यान सुनना। जब माइनस चार्ज होता है कार्बन पर, तो वो sp3 संकृत अवस्था में होता है। कौन सी संकृत अवस्था में? sp3 में। जब कार्बन पर माइनस होता है तो वो sp3 संकृत अवस्था में होता है। लेकिन अगर माइनस और डबल बॉन्ड एकांतर हुआ, माइनस डबल बॉन्ड के साथ एकांतर हुआ, तो उसका संकरण sp2 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा भैया बोर्ड पे, जैसे ये है, ये माइनस है और एक ये माइनस है माइनस, ये माइनस है, कोई डबल बॉन्ड पास में एकांतर नहीं है, खाली माइनस है, कोई डबल बॉन्ड एकांतर नहीं है। इसका मतलब ये वाला माइनस क्या होगा आपका? ये sp3 होगा। लेकिन अगर माइनस डबल बॉन्ड के साथ में एकांतर आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अनुनाद में चले जाते हैं, एकांतर क्रम में आते ही ये अनुनाद में घूमने चले जाते हैं। ये इस कार्बन पर होते ही नहीं है। जब इस कार्बन पर होंगे ही नहीं, तो फिर संकरण में काम नहीं आएंगे, और संकरण में काम में नहीं आएंगे तो अब इसका संकरण भी क्या हो जाएगा? sp2।
क्या बताया मैंने, अगर डबल बॉन्ड के साथ माइनस चार्ज एकांतर क्रम में हो तो फिर संकरण sp2 हो जाता है sp3 की जगह। अगर सिंगल बॉन्ड से है तो sp2 और अगर sp3, और अगर लोन पेयर के साथ एकांतर क्रम में घूमने चला गया तो फिर उसका संकरण बन जाएगा sp2। इसका मतलब ये ऊपर वाला कार्बन भी आपका sp2 है sp2। तो संयुग्मन हो रहा है, कंप्लीट माइनस और डबल बॉन्ड एकांतर है। कौन सा सिस्टम है, अब ध्यान सुनना, कौन सा सिस्टम है, 2 पाई नहीं है, 4 पाई है। 2 पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लोन पेयर ने क्या किया, अनुनाद में चला गया वो, तो उसने आगे जाके पाई बॉन्ड बनाया। लोन पेयर गया आगे, अनुनाद किया उसने, ये देखो ऐसे अभी बताया जैसे, ये डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज, ये तो ये यहाँ आके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, एक और एक, ये बनाएगा 2। इसका मतलब जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 4 पाई सिस्टम। और 4 पाई सिस्टम होता है एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक होगा, बीच वाला एरोमेटिक होगा और पहले वाला नॉन एरोमेटिक होगा। आपको बोल दे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, स्थायित्व का क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले वाला जो है, सबसे पहले बीच वाला जो है, बीच वाला एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्थायी होगा, उसके बाद में फर्स्ट आएगा, और उसके बाद में आएगा आपका थर्ड एंटी एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल होता है। क्लियर है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, ध्यान दीजिएगा भैया, पॉइंट नंबर 5, ये 3 केस और उठा ले हम। डबल बॉन्ड प्लस और डबल बॉन्ड माइनस और दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनमें हमें देखना है कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, और कौन सा वाला नॉन एरोमेटिक है। एनाइन वाले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 तो पाई बॉन्ड वाले और 2 लोन पेयर से आएंगे। जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं, लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं। तो एनाइन वाले में 4 पाई इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 2 पाई नहीं होगा। एक तो पाई बॉन्ड है ही है, और एक जो ऊपर लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन युग्म, वो भी पाई बॉन्ड में काउंट होता है एनाइंस के अंदर। क्लियर, आ जाइए देखिए बोर्ड पे। जैसे ये केस है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों में हमें चेक करना है एरोमेटिक कौन सा है। तो पहला वाला देखो, साइक्लिक है, चक्रीय है, डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, बढ़िया अच्छी बात है, सब है इसमें, संयुग्मन वगैरह सब है। लेकिन इसकी गलती क्या, ये 4 पाई है। कौन सा सिस्टम है, 4 पाई, और 4 पाई आते ही क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, ये एंटी एरोमेटिक, 4 पाई एंटी एरोमेटिक होता है। डबल बॉन्ड मतलब नेगेटिव चार्ज जहां होगा उसका इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। हाँ, अगर वो संयुग्मन में जा रहा है तो, अगर वो संयुग्मन में जा रहा है तो, संयुग्मन में नहीं जा रहा है तो लोन पेयर काउंट नहीं करते। संयुग्मन में चला गया, जैसे ये संयुग्मन में चला गया, यहाँ पे रेजोनेंस में चला गया, अनुनाद में चला गया, तो काउंट करते हैं, है ना, अदरवाइज फिर काउंट नहीं करते। पहला एंटी एरोमेटिक हो गया। अब दूसरा देखो, एक बॉन्ड हटा दिया हमने, दोनों तरफ प्लस लगा हुआ है, तो बढ़िया संयुग्मन वगैरह सब कुछ हो रहा है, सब sp2 है, और 2 पाई सिस्टम बन गया। अब ये 2 पाई होते ही होता है एरोमेटिक, 4 पाई से 2 पाई में आ गया, 2 पाई क्या होता है, एरोमेटिक। लास्ट वाला देखो, एक दो तो ये पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ये माइनस चार्ज भी एकांतर है, ये माइनस चार्ज भी एकांतर है, दोनों का माइनस चार्ज एकांतर क्रम में है, यानी कि 2 तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए आपके, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कुल मिला के कितना पाई सिस्टम बनेगा, ये 6 पाई सिस्टम होगा, और 6 पाई सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है। आगे बात समझ में, ये 6 पाई सिस्टम है और ये एरोमेटिक हो जाएगा, 6 पाई सिस्टम एरोमेटिक होता है। अगला देखिएगा पॉइंट नंबर 6,
सिक्स्थ केस हमारे पास ये है, 5 मेंबर हैं इस बार, और यहां लगा एक डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड यहां लगा है, पहला एग्जांपल। दूसरा है डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज, और तीसरा है डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो कौन कौन से कंपाउंड होंगे, एक बार आप लोग बताइएगा, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका क्या क्या है, इनको हमें चेक करना है भैया। 3 एग्जाम्पल, मैं खूब सारे एग्जाम्पल दूंगा आपको, एकदम बढ़िया से क्लियर करना है, बस ये ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट इज क्लियर है ना, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कैसे देखते हैं। चलिए पहला वाला बताइएगा क्या है। फर्स्ट वाला देखो, ये कार्बन ऊपर, ये ऊपर वाला कार्बन आपका sp3 आ गया भैया, यहाँ पे sp3 आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। sp3 आते ही ये नॉन एरोमेटिक हो गया, sp3 आते ही ये नॉन एरोमेटिक हो गया, फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला नॉन एरोमेटिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन आ गया ऊपर, ऊपर वाला कार्बन sp3 है। डबल बॉन्ड एकांतर कहाँ है, देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड 2 बार आ गया, संयुग्मन पूरा नहीं हो रहा, कंजुगेशन पूरा नहीं हो रहा, नॉन एरोमेटिक है। अब चाहे भले ही ये हकल नियम का पालन करो चाहे मत करो, उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर? दूसरा देखो, ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड है, कितना पाई सिस्टम, 4 पाई। अब ये 4 पाई है, ऊपर वाला sp2 हो गया, और 4 पाई सिस्टम क्या होता है, 4 पाई होता है एंटी एरोमेटिक, 4 पाई होता है एंटी एरोमेटिक। ये 4 पाई सिस्टम है और 4 पाई सिस्टम होता है एंटी एरोमेटिक। अगला देखिएगा, अगला वाला देखिएगा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर लोन पेयर वाले, डबल बॉन्ड के साथ में एकांतर है, डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर भी आपका एकांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, लोन पेयर के साथ एकांतर है तो घूमेगा, है ना, और घूमेगा तो ये 2 4 6 कितने पाई हो गए, ये 6 पाई बना, और 6 पाई का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। लास्ट वाला एरोमेटिक है, माइनस चार्ज 5 मेंबर में एरोमेटिक होता है, जबकि प्लस चार्ज 3 मेंबर की रिंग वाले में एरोमेटिक होता है। ऐसे याद रखो, 3 मेंबर में प्लस चार्ज एरोमेटिक और 5 मेंबर में माइनस चार्ज एरोमेटिक होता है। क्लियर? कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आइए बोर्ड पे देखें और क्लियर करें अपना कॉन्सेप्ट। नंबर 7, ये कुछ कंपाउंड लिखे हैं, इनमें एरोमेटिकता देखनी है आपको। फर्स्ट, ये है भैया सेकंड, और ये है थर्ड, दूसरे पे प्लस, तीसरे पे माइनस। बताइएगा देख के अच्छे से, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इनमें से क्या है, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक, सेकंड इज एरोमेटिक, एंड थर्ड इज एंटी एरोमेटिक। और कोई भैया आप में से, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। थर्ड इज एंटी एरोमेटिक, गुड।
सेकंड इज एरो एंड फर्स्ट इज, तो देखो बेटा, देखो भैया फर्स्ट तो साफ साफ दिख रहा है सबको ही, सबको दिख रहा है। फर्स्ट वाला क्या है, ये हो गया नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ऊपर वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज आते ही नॉन एरोमेटिक। दूसरा ऊपर प्लस आ रहा है, तो 6 पाई सिस्टम है ये, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई, तो क्या हो गया ये हो गया आपका एरोमेटिक, 6 पाई सिस्टम एरोमेटिक। लास्ट वाला देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और लोन पेयर, कितना पाई सिस्टम बना सर, 8 पाई सिस्टम हो गया। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना भैया, कॉन्सेप्ट्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स पकड़ो, चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। क्या कॉन्सेप्ट है कि 7 या 7 से ज्यादा कार्बन की अगर वलय हो, 7 या 7 से ज्यादा कार्बन की अगर कोई संयुग्मित वलय है, तो वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगी, वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगी, वो अपने आप को नॉन एरोमेटिक बना लेगी। क्या बना लेगी, अपने आप को नॉन एरोमेटिक में ट्रांसफर कर लेगी, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगी। दैट इज मच, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है भैया। अगर क्या हो 7 या 7 से अधिक, 7 या 7 से अधिक कार्बन वाली वलय, या कार्बन लिख दो, सदस्य लिख दो, कार्बन लिख दो, चलो कार्बन वाली वलय, ठीक है, एंटी एरोमेटिक नहीं होती है। एंटी एरोमेटिक नहीं होती है। ठीक है, वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगी, नॉन एरोमेटिक में। ऐसा क्यों हुआ सर, वो कारण बताइए, कैसा ऐसा क्यों हुआ, वो क्या होती है, होती है नॉन एरो। 7 या 7 से ज्यादा कार्बन हो तो नॉन एरोमेटिक होगी, तो ये नॉन एरोमेटिक होगी। अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो नहीं हुआ, या फिर ये तो नहीं हुआ, है ना, या फिर ये तो नहीं हुआ, ये 4 मेंबर था, इसको भी तो एंटी की जगह नॉन हो जाना था, नहीं हो पाया ना, या ये नहीं हो पाया, देखो ये वाला, है ना, 4 पाई क्यों हो रहा है भाई, ये भी अपने आप को एंटी की जगह नॉन कर सकता है ना, देखो नहीं कर सकता। क्या होता है, जब रिंग छोटी होती है तो उसमें वलय में तनाव होता है, वो मुड़ नहीं पाती, घूम नहीं पाती है छोटी वलय। लेकिन जैसे जैसे वलय का आकार बढ़ता है, 6 से ज्यादा कार्बन की वलय हो गई, 7 कार्बन, तो अब ये वलय खुद को मरोड़ सकती है। हाँ, तो ये अपनी जो, नहीं नेगेटिव चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है, 7 कार्बन वाली कोई भी रिंग होगी वो अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करेगी। अगर वो एरोमेटिक नहीं हो रही है तो वो नॉन एरोमेटिक होगी, वो एंटी एरोमेटिक में नहीं जाएगी, वो हमेशा नॉन एरोमेटिक में रहेगी। चार्ज की कोई जरूरत नहीं, बिना चार्ज वाला भी अगर 7 से ज्यादा कार्बन है तो नॉन एरोमेटिक होगा। कारण क्या है, वो अपने आप को मरोड़ देगा, अपनी रिंग को ऐसे मरोड़ेगा जिससे वो असमतल्य होना पसंद रखेगा। मैंने क्या बताया, एंटी एरोमेटिक होना गुनाह है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है, इसको लग रहा है गुनाह हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये अपने आप के मॉलिक्यूल को ऐसे सेट कर लेगा जिससे ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के अंदर, इस वलय के अंदर आएगा ही नहीं। जैसे ये वलय है, ये वलय है, तो ये पाई बॉन्ड वलय के बाहर निकाल देगा ऐसे, जैसे वलय है, पाई बॉन्ड को या माइनस चार्ज को वलय से क्या किया, इसने धक्का देके बाहर निकाल दिया, जिससे ये असमतल्य हो गया, जिससे ये क्या हो गया, असमतल्य। देखो कुछ इस तरह से ये अपने आप को असमतल्य बना रहा है। कैसे बना रहा है, देखो ये था, इसने अपना बाहर की तरफ खींच लिया नेगेटिव चार्ज रिंग के बाहर, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड रिंग में, इस कारण से इसने अपने आप को असमतल्य कर लिया, एक बाहर की तरफ बॉन्ड भेज दिया, असमतल्य हो गया। असमतल्य होते ही अब क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें नहीं है, वो एरोमेटिक में जाना ज्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक। तो 7 से ज्यादा कभी भी आ जाए, 7 या 7 से ज्यादा, और आपको वहां एंटी एरोमेटिक नजर आ रहा हो तो बोल देना भैया नहीं होगा, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8,
एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा भैया क्या है, ये है एग्जाम्पल नंबर 8। मतलब बड़ी रिंग होने से क्या हो ना, वो अपने आप जो है मुड़ सकती है, वो अपने आप को फ्लेक्सिबल बना लेती है, वो अपने आप को रोटेट कर लेती है, मोड़ लेती है, अपने आप को असमतलीय बनाना पसंद करती है कि भैया एरोमेटिक में जाना तो है नहीं, मेरी मतलब औकात ही नहीं एरोमेटिक में मैं जा सकूं। अब मेरे पास ऑप्शन बचा कि मेरे को एंटी बनना है, मेरे को नॉन बनना है। एंटी तो है, अगर मैं लोन पे ले लूंगा तो मैं एंटी बन जाऊंगा। एंटी बनना खतरनाक चीज है, खराब चीज है, बेकार चीज है। तो एंटी बनेगा नहीं तो क्या करेगा, नॉन बनना ज्यादा पसंद करेगा। छोटी वलय में ये नहीं होता पॉसिबल, यहां नहीं होगा ये पॉसिबल। क्यों? बहुत छोटी वलय है। इस लोन पेयर को अंदर जाना ही पड़ेगा, ये अपने आप को असमतलीय नहीं कर सकता। नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ? असमतलीय बनने की वजह से। ये अपने आप को कर नहीं सकता क्योंकि रिंग कैसी है इसकी, इसकी वलय छोटी है। वलय छोटी होने की वजह से ये अपने आप को एंटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि एंटी नहीं होगा। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है भैया, इसमें देख के बताइएगा कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। 1 2 3 प्लस और प्लस, और एक और ले लीजिए 1 2 3 और माइनस और माइनस। प्लस की जगह लगा देते हैं माइनस चार्ज, माइनस और माइनस। नहीं, ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। खुद को अपने आप को ये बाहर की तरफ खींच लेगा बॉन्ड को, जिससे ये नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। देखो ऐसी बात नहीं है कि एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, हम इसको कहेंगे क्या, ये एंटी भी हो सकता है, नॉन भी हो सकता है, एरो नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे क्या कि भैया नहीं, एंटी में जाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है, तो ये जाना पसंद करेगा किसमें, एरोमेटिक वाले में। और एरोमेटिक वाला सॉरी नॉन एरोमेटिक, और उसके लिए ये अपनी वलय को थोड़ा सा मोड़ देगा, मोड़ने से ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए आइए बोर्ड पे देखें, इन तीनों केसों को देखें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट, सर फर्स्ट वाला क्या है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाला 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और रिंग में मेंबर कितने हैं? 8 कार्बन की रिंग है, 8 पाई 8 कार्बन की रिंग है। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक होगा भैया। ये अपने आप को मोड़कर असमतलीय बना लेता है। कैसा? टप शेप। ये अपने आप को देखो इस तरह से मरोड़ देता है, ये अपने आप को मरोड़ के ऐसा टप शेप बना लेता है। इसको बोलते हैं टप शेप मॉलिक्यूल, टप शेप, है ना, टब शेप बोलते हैं। टब, टब होता है नहाने का, वैसा टब, इसको टब शेप मॉलिक्यूल। ये अपने आप को एक टब की शेप में ले आता है, और टब की शेप में ले आता है, जिससे ये नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर होते ही ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो एंटी नहीं बनाना है जब 7 से ज्यादा या 7 कार्बन हो तब। दूसरा वाला एरो है, 6 पाई सिस्टम है, 6 पाई तो एरो ही होता है, 6 पाई क्या होगा? एरो। अब यहाँ पर 2 4 6 8 10 10 पाई है, और 10 पाई क्या होता है? एरो। सिर्फ एंटी बनने का चांस मिले अगर, तो नहीं बनाना है। उसकी जगह पे 7 या 7 से ज्यादा कार्बन हो तो उसको नॉन बना लो, लेकिन उसको एंटी एरोमेटिक मत बनाओ। ये चीज होती है, ये होता है कॉन्सेप्चुअली। बोलो भैया, इतनी बात आपको समझ में आई? एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन सा एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, और कौन सा। अभी हम और भी खूब सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में। हमारा पहला कंपाउंड है फर्स्ट कंपाउंड। आप देखिए उसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास हमें पता है लोन पेयर होते हैं 2। इसका मतलब ये 4 पाई सिस्टम बना, है ना, 4 पाई सिस्टम बना। इसका मतलब ये क्या हो गया? 4 पाई क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है। 2 तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लोन पेयर से आ जाएंगे, 4 नहीं आएंगे भैया। एक परमाणु से लोन पेयर के सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 नहीं आते हैं। तो ऐसे मत कह देना कि 2 और 2 4 और 2 6 ये एरोमेटिक बन जाएगा सर, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये एरोमेटिक नहीं होता है, ये एंटी एरोमेटिक होगा, 4 पाई सिस्टम होगा। दूसरा वाला देखिएगा अनडाउटली, ये देखो ये वाला जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये sp3 संकरित कार्बन है।
जब sp3 संकरित कार्बन आ जाए तो आपका कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, थोड़ा क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। वापस देखिए आप एक बार, है ना जयवीर सिंह जी, उसको वापस देखिए एक बार लेक्चर को, तो आपको जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा उसमें, है ना। वापस से उसको समझोगे ना तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें भी देखिए, ये कार्बन आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा संकरित है sp3 है, क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, ये कंपाउंड भी आपका नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है Na, करेक्ट। दूसरे वाले में भी sp3 है, इसका मतलब वो भी एंटी जो है नॉन एरोमेटिक होगा। इस बार देखिए 2 पाई और 2 पाई ऊपर नीचे प्लस चार्ज है, 2 पाई और 2 पाई कोई भी जो है इसमें sp3 कार्बन नहीं है, 4 पाई सिस्टम है, और 4 पाई सिस्टम होने के साथ ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा AA। क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगला देखिएगा भैया, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और 2 2 4 और 2 ऑक्सीजन से आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ऊपर प्लस चार्ज भी है, पूरा विस्थानीकरण हो रहा है ना। इसका मतलब ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इसमें एरोमेटिकता होगी, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगला सवाल, अगला देखिएगा भैया, बहुत बढ़िया केस है, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं एज्यूलिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एज्यूलिन, कहते हैं इसको एज्यूलिन। एज्यूलिन कहते हैं। इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन गिनो आप, देखो 2 4 6 8 10, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, और 10 पाई वाला जो सिस्टम होता है वो एरोमेटिक होता है। इसका मतलब एज्यूलिन भी एक कैसा कंपाउंड है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एज्यूलिन इज एरोमेटिक कंपाउंड। 10 पाई सिस्टम है, पूरा पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप देखो डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, है ना, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो वेल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, संयुग्मित निकाय है, संयुग्मित तंत्र है, तो ये एरोमेटिक होगा, नाम होता है इसका एज्यूलिन। अगला देखिएगा, अभी आपको एरोमेटिसिटी नहीं दिखेगी, लेकिन ये पता है कि ये जब बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ सर ऑक्सीजन की तरफ क्यों टूटेगा, क्योंकि भैया ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की तरफ जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे ना आप, तो कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा, क्या, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे प्लस आएगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। कार्बन पे प्लस आ गया, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। 4 पाई सिस्टम है, इसको बोलते हैं एंटी एरोमेटिक AA। ये एरोमेटिक नहीं होगा आपका, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगला वाला ये है आपका इसमें भी ये देखो, ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो यहाँ पर चार्ज आएगा प्लस, और प्लस आने के साथ वलय में हो जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला होता है एरोमेटिक कंपाउंड। जहां पे आपको डाउट लगे आप बिंदास होके वापस पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये 2 पाई सिस्टम है और ये एरोमेटिक है। अभी नहीं है, जब ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा ना तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे इसमें एरोमेटिसिटी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा ये देखिएगा इस वाले कंपाउंड में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों ही कार्बन sp3 संकरित अवस्था में है। sp3 संकरित होने की वजह से ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, है ना, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी, नॉन एरोमेटिक। अच्छा अगला देखिएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ के कार्बन sp3 दिखाई दे रहे हैं मुझे, sp3 कार्बन है तो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। इसमें भी एरोमेटिसिटी नहीं होगी, ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। क्लियरली समझ में आ गई बात, ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। ग्रेफाइट, डायमंड, ध्यान रखना भैया, ग्रेफाइट जो होता है ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, हाँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरी वलय में, है ना, वलय में घूमता रहता है। ग्रेफाइट की संरचना जो होती है ना, वलय संरचना होती है, उसमें वो सिंगल इलेक्ट्रॉन पूरा घूमेगा,
इस वजह से ग्रेफाइट एरोमेटिक होता है, लेकिन डायमंड में सारे कार्बन sp3 होते हैं, ग्रेफाइट में सारे कार्बन sp2 होते हैं। तो ग्रेफाइट में एरोमेटिसिटी हो जाती है, लेकिन डायमंड में एरोमेटिसिटी नहीं होती, डायमंड होता है नॉन एरोमेटिक। लास्ट वाला बड़े मजेदार केस है भैया, इसको बोलते हैं बेंजाइन। बेंजीन में जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है ना, तो इसे बोलते हैं बेंजाइन। ट्रिपल बॉन्डेड बेंजीन इज कॉल्ड बेंजाइन। एक त्रिबंध आ गया इधर साइड में, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, लेकिन ये जो त्रिबंध वाला पाई बॉन्ड है, इसे हम एरोमेटिकता में काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि दो पाई बॉन्ड अगर हो तो उनमें से एक ही अनुनाद में जाएगा, दूसरा पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं जा सकता। इसका मतलब अभी भी इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 2 4 6, अभी भी ये 6 पाई सिस्टम है। ये बाहर वाला जो पाई बॉन्ड है वो इसकी एरोमेटिकता को डिस्टर्ब नहीं करता है, वो बाहर की तरफ रहता है। ट्रिपल बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड जो है वो एरोमेटिसिटी में काउंट होगा, बाकी दूसरा वाला एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं होता है। इसका मतलब इसमें 2 4 6 पाई सिस्टम है। सो बेंजाइन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये आपका कैसा होगा? ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बोलो भैया, इतनी बात आपको समझ में आई? कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है? कोई डाउट लगे तो बिंदास होके पूछ लीजिएगा, आराम से देखो इन एग्जाम्पल को, यही है जो हमें एग्जाम में भी मिलेंगे, ठीक है ना? यही वो केसेस है जो हमें एग्जाम में भी मिलेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करके देखते हैं एरोमेटिसिटी पर। जैसे ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन दे दिया आपको, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल होगा? ठीक है, प्रबल अम्लीय होगा। और आपको यहाँ पे ऑप्शंस बना के दे दिए, कौन सा वाला जो है वो प्रबल अम्लीय है, और आपको ऑप्शन बना के दे दिए। पहला ऑप्शन है साइक्लोपेंटाडाइइन, दूसरा है साइक्लोप्रोपीन, ठीक है, तीसरा आपको दे दिया डबल बॉन्ड के साथ H, और चौथा आपको दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे कौन सा प्रबल अम्ल है ना, तो चौथा आपको दे दिया ये आ गया H, ठीक है। और यहाँ लगे हुए आपके पास डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अरे फर्स्ट वाले में एक दो तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए और दो ऑक्सीजन के लोन पेयर वाले इसके साथ एकांतर क्रम में है ना, तो दो एकांतर क्रम में है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों अनुनाद में भाग लेंगे, दो में से केवल एक अनुनाद में भाग लेगा, दो में से केवल एक अनुनाद में भाग लेगा, एक लोन पेयर नहीं लेगा। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए? इसकी वजह से 2 हुए, और ऊपर लोन पेयर 2 है, उसमें से एक काउंट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 4 पाई। एज्यूलिन में 7 मेंबर से ज्यादा का मतलब ये थोड़ी है कि नहीं देगा वो। अरे 7 मेंबर से ज्यादा, 7 मेंबर की रिंग पर अगर माइनस आकर वो एंटी एरोमेटिक बनता हो तो नहीं बनेगा। 7 मेंबर की रिंग पर अगर प्लस आएगा तो एरोमेटिक होगा ना वो, तो एरोमेटिक तो बनेगा ही। जैसे ये वाला बॉन्ड है, देखो ये बॉन्ड इधर टूट गया ऐसे, तो इस कार्बन पे क्या आया? प्लस, और ये 7 मेंबर की रिंग पे प्लस वाला क्या होता है? एरोमेटिक होता है ना। इसी तरह से ये वाला जो बॉन्ड है, वो इधर टूट गया अगर इधर, तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ अगर इस तरफ वाला बॉन्ड ले लेते हैं कोई भी, है ना, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर टूट गया तो इधर माइनस आ जाएगा। 5 मेंबर, 2 और 2 4, और एक माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 6 पाई मतलब एरोमेटिक, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि एज्यूलिन जो होता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल होगा? तो कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या है। अम्ल कौन होते हैं? जो प्रोटॉन त्यागते हैं,
और प्रोटॉन यानी कि H प्लस त्यागते हैं। जब H प्लस निकल जाएगा तो पीछे माइनस चार्ज बचेगा। H प्लस जब निकल जाएगा तो पीछे माइनस चार्ज बचेगा। तो हमें देखना है वो माइनस वाला कौन सा ऐसा है जो स्टेबल है। जब माइनस वाला स्टेबल होता है तो चीजें प्रबल अम्ल होती है, और जब माइनस वाला स्टेबल नहीं होता है तो चीजें प्रबल अम्ल नहीं होती है। तो अम्लीयता डिस्कस करनी है, इसका मतलब H हटा के देखो किसका माइनस स्टेबल बना। तो मैंने सबका H हटाया, माइनस बनाया। देखो इसका माइनस ये बनेगा, डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन। इसका माइनस ये बनेगा, डबल बॉन्ड माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका माइनस भैया ये बनेगा, डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका माइनस चार्ज वाला ये बनेगा, डबल बॉन्ड और ये माइनस चार्ज और 2। मैं बातों को सुनिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर वो प्रोटॉन त्याग देगा और माइनस बनाएगा तो माइनस का स्टेबिलिटी चेक करो। जो माइनस ज्यादा स्टेबल वो प्रोटॉन आसानी से निकल जाएगा, वो अच्छा अम्ल हो जाएगा। जो माइनस ज्यादा स्टेबल है वो प्रोटॉन आसानी से त्याग देगा। प्रोटॉन त्याग देने का मतलब वो एक अच्छा अम्ल हो गया। तो अब बताइएगा कौन सा माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल है। पहला वाला माइनस 6 पाई है, एरोमेटिक है। दूसरा वाला 4 पाई एंटी एरोमेटिक है ना। 4 पाई का मतलब एंटी एरोमेटिक है। तीसरा वाला नॉन एरोमेटिक है, देखो sp3 आ रहा है, यहाँ पे एक sp3 आ रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक है। और चौथा वाला जो है एंटी नहीं होगा, 7 मेंबर की रिंग पे माइनस आ गया तो एंटी नहीं करना है। 8 पाई सिस्टम नहीं है भैया, ये है ना, ये 8 पाई सिस्टम नहीं है। ये अपने आप को किस में बदल देगा, नॉन एरोमेटिक में बदल देगा। बदल दिया नॉन एरोमेटिक में। अब देखो कौन सा माइनस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब फर्स्ट अपना प्रोटॉन सबसे आसानी से त्याग देगा, क्योंकि प्रोटॉन निकलने के बाद यहां से H प्लस निकलने के बाद इस पर माइनस आएगा और ये माइनस चार्ज बहुत ज्यादा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया। इसका मतलब ये प्रोटॉन आसानी से त्यागेगा। ये तो एंटी एरोमेटिक है, ये प्रोटॉन त्यागेगा नहीं तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। अगला वाला भी, लास्ट वाला भी जो है, ये दोनों है, ये नॉन एरोमेटिक है हालांकि, बट ज्यादा अच्छा जो है रिनाइन कौन सा बनेगा, जो एरोमेटिक वाला रिनाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो एरोमेटिक वाला रिनाइन हमने ले लिया और वो ज्यादा स्टेबल कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई आपको। आगे देखिएगा नेक्स्ट बात क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है एक और, ये वाला लास्ट वाला कह रहे हो आप, ये तो इसमें ये होता है लास्ट वाला जो है ना बेंजाइन, तो ट्रिपल बॉन्ड का खाली एक ही तो बॉन्ड अनुनाद में भाग लेता है। जैसे मान लो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो एक ही तो अनुनाद में भाग लेता है, दूसरा वाला थोड़ी लेगा। वो डबल बॉन्ड होता है तो एक भाग लेता है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक ही आएगा। तो अंदर तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही तो हुए, अंदर अंदर तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। 6 पाई ये तो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, और वो ट्रिपल बॉन्ड वाला वैसे भी एक ही पाई बॉन्ड भाग लेता है, दूसरा भाग लेता ही नहीं है ना। तो 6 पाई का क्या रह जाएगा, 6 पाई ही रह जाएगा। इसलिए ये एरोमेटिक होगा, नाम होगा इसका बेंजाइन। तो बेंजाइन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्वेश्चन देखिएगा और बताता हूं मैं आपको। जैसे सवाल दे दिया, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा AgNO3 के साथ, कौन सा AgNO3 के साथ सबसे फास्ट, सबसे तेजी से अभिक्रिया करेगा। AgNO3 के साथ सबसे तेजी से अभिक्रिया करेगा। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है कौन सा सबसे तेजी से अभिक्रिया करेगा, Cl। दूसरा ऑप्शन है Cl। तीसरा ऑप्शन है Cl। और चौथा ऑप्शन है आपके पास Cl।
इनमें से कौन सा सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ? तो ये एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन है भैया। क्या आपने जो पढ़ा वो आपने कैसे उसका इम्प्लीमेंट किया, आपने उसको कैसे लागू किया, ये होता है एरोमेटिसिटी का एप्लीकेशन पार्ट। अब आप इसमें देखकर बताइए जल्दी से अच्छा से कि उनमें से कौन सा होगा जो AgNO3 के साथ सबसे फास्ट अभिक्रिया करेगा, सबसे तेजी से अभिक्रिया करेगा। तो भैया सिंपल कॉन्सेप्ट है, बढ़िया सा। Cl हटाना है आपको, Cl हटाना यही हुआ, Cl हटाएगा कार्ब बनेगा, वही AgCl बनाएगा, है ना। क्वेश्चन आता है कौन सा AgNO3 के साथ सबसे फास्ट AgCl बनाएगा, ऐसे। तो सबसे फास्ट वाला कौन अभिक्रिया करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो भैया आइए ध्यान से देखिए बोर्ड पे, क्लियर करें। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाने वाला है, कॉमन सवाल है। चलिए यहाँ देखिएगा बोर्ड पे, मैं क्लियर करता हूँ। Cl हटेगा, चलो Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है ना, तो Cl हटेगा तो फिर कार्बन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड प्लस। यहाँ भी Cl हटेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा, ये आ गया प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना। इसी तरह से और एक बार Cl हटाओ तो प्लस चार्ज एक बार और आ जाएगा। अब देखो यहां से Cl हटेगा ही नहीं भैया, ये बहुत कम क्रियाशील होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर जो लोन पेयर और डबल बॉन्ड ना, ये जब अनुनाद में भाग लेगा, यहाँ पे ऐसे अनुनाद करेगा, तो यहां पर पाई बॉन्ड का लक्षण आ जाएगा। इसे बोलते हैं PDC। क्या बोलते हैं, PDC, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहते हैं इसको। यानी कि जब डबल बॉन्ड और लोन पेयर एकांतर होते हैं, तो लोन पेयर जब नीचे आएगा तो PDC बना देगा। इसका मतलब यहां पर PDC आ गया। PDC का मतलब होता है डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड की जगह ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। Cl आसानी से नहीं हट पाएगा भैया थर्ड में से। आप लोग क्या सोच रहे हो, थर्ड तो एरोमेटिक है। अरे अगर Cl हटा और प्लस चार्ज आ गया डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, तो वो अनस्टेबल होता है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो ये Cl हटने नहीं देगा, या बहुत कम चांस है इसका। लास्ट वाला अनुनाद कर लेगा भैया, लास्ट वाला रेजोनेंस कर लेगा, डबल बॉन्ड और यहां पर क्या जाएगा, प्लस चार्ज, है ना। अब आप बताइए कौन सा वाला सबसे बढ़िया स्थायी आयन बना, फर्स्ट का बना ना, एरोमेटिक बना फर्स्ट में से। फर्स्ट में से Cl हटने के बाद क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। तो सबसे फास्ट Cl कौन हटाएगा, फर्स्ट वाला हटाएगा क्योंकि Cl हटने के बाद ये एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। एरोमेटिक बनने का मतलब हो गया स्थायित्व ज्यादा होगा इसका, स्थायित्व ज्यादा होगा, इसका मतलब Cl सबसे पहले ये हटाएगा। बोलो भैया ये बात समझ में आई। अगर आपको इनका क्रम पूछ ले कि भैया क्रम बताओ क्रियाशीलता का, तो सबसे पहला सबसे फास्ट करेगा, उसके बाद में देखो ये क्यों, क्योंकि ये है तो अभी भी थोड़ा बहुत तो एरोमेटिक है, भले इसमें प्लस आ रहा हो तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, या फिर फोर्थ आएगा। तो भैया फोर्थ आएगा, पहले कौन आएगा, फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में सिंगल बॉन्ड पे प्लस है और वो रेजोनेंस अनुनाद कर रहा है। प्लस और डबल बॉन्ड एकांतर है, संयुग्मित है। संयुग्मित का मतलब उसमें अनुनाद हो रहा है, बढ़िया वाला, प्लस वाला। तो इसके बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट के बाद आएगा आपका फोर्थ, फोर्थ के बाद आएगा थर्ड, और थर्ड के बाद आएगा सेकंड। सेकंड सबसे कम होगा। सेकंड सबसे कम क्यों होगा, क्योंकि सेकंड वाले के अंदर एंटी एरोमेटिक आ रहा है, और एंटी कोई नहीं बनना चाहता भैया, एंटी कोई नहीं बनना चाहता, तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, ये कोई नहीं चाहता, इस वजह से इसका Cl तो हटेगा ही नहीं, ये तो क्रिया ही नहीं करेगा AgNO3 के साथ, रिएक्शन ही नहीं करेगा। ये और ये रिएक्शन करेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया फर्स्ट वाला करेगा, उसके बाद फोर्थ वाला करेगा, उसके बाद देखो ये वाला अनस्टेबल होता है। आप इसको सोच रहे हो कि कैसे सर, ये तो एरोमेटिक है। अरे भैया ये अनस्टेबल होता है, डबल बॉन्ड पे अगर प्लस आ गया Cl हट के, तो अनस्टेबल चीज होती है वो, कार्बोकेटायन, कार्बोधनायन स्थायी नहीं होता है जिसमें डबल बॉन्ड पे प्लस आता है। तो उससे बढ़िया हो जाएगा फोर्थ वाला, क्योंकि फोर्थ वाले में प्लस और डबल बॉन्ड संयुग्मन कर रहे हैं। यहाँ ये प्लस चार्ज संयुग्मन नहीं करेगा, डबल बॉन्ड का प्लस चार्ज कभी संयुग्मन नहीं करता है।
डबल बॉन्ड पे प्लस आ गया कभी संयुग्मन नहीं करता है। हाँ, लास्ट वाला नॉन एरोमेटिक बनेगा। हाँ, लास्ट वाला नॉन एरोमेटिक बनेगा, लेकिन ये एरोमेटिक होते हुए भी काम का नहीं है भैया। कारण डबल बॉन्ड पर प्लस अनस्टेबल होता है, और उससे बढ़िया कारण क्या है? सबसे बढ़िया कारण है पीडीसी। इसके अंदर लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड मिलकर यहां पर क्या करेंगे? पीडीसी बना लेंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेंगे, आंशिक द्विबंध आ जाएगा। और वो आंशिक द्विबंध अभिक्रिया के दौरान टूटेगा ही नहीं। जब वो टूटेगा ही नहीं तो इसका मतलब उसकी क्रियाशीलता क्या हो गई? सबसे कम हो गई। दूसरा बढ़िया सवाल जो एरोमेटिकता पर पूछा जाता है। तीसरा सवाल देखिएगा, जहां आपको डाउट लगे वहां आप पूछ लीजिएगा। ये आपका थर्ड पॉइंट है एरोमेटिसिटी पर, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया। इनमें से कौन सा स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा? स्टेबल डाइपोल मोमेंट स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा। स्टेबल डाइपोल मोमेंट रखेगा। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा, ठीक है? और ये आपके ऑप्शंस हैं। कौन सा स्टेबल डाइपोल मोमेंट रखेगा? पहला ऑप्शन आपको दिया है कुछ इस तरह का, ये फर्स्ट ऑप्शन है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ठीक। दूसरा ऑप्शन दिया है कुछ इस तरह का, दूसरा ऑप्शन दिया है कुछ इस तरह का, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तीसरा ऑप्शन दिया है भैया इस तरह का। इनमें से कौन सा स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा? डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। और चौथा ऑप्शन है ये वाला, चौथा ऑप्शन ये बना लेते हैं, ठीक है? इनमें से कौन सा स्टेबल डाइपोल मोमेंट रखेगा, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखेगा? किसमें परमानेंट डाइपोल होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो ये बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रखेगा। ये परमानेंट डाइपोल का मतलब समझिएगा, यहां देखिएगा बोर्ड पे, इन सब में से हमने क्या किया? बीच वाला डबल बॉन्ड हमने हटाया। ध्यान दीजिएगा भैया, अभी आपको भी क्लियर होगा कि ये हमने कैसे किया, ठीक है? परमानेंट डाइपोल है तो परमानेंट डाइपोल है तो कैसे होगा, बोर्ड पे देखिएगा। हमने क्या किया? बीच वाला पाई बॉन्ड हटाया, ये बॉन्ड हटाया और एक कार्बन पर कर दिया प्लस और एक पर कर दिया माइनस। ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस। माइनस आएगा तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन भी लाएगा, माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इधर वाली रिंग बन रही है एंटी एरोमेटिक। देखो आप, 5 मेंबर की रिंग पे प्लस है, एंटी एरोमेटिक, और इधर वाली 5 मेंबर पे नेगेटिव है, मतलब एरोमेटिक रिंग बन रही है। ये बन रही है क्या? एरोमेटिक। तो जब एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक बनती है, एंटी बनती है, इसका मतलब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसका मतलब ये बॉन्ड यही रहेगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कोई नहीं बनना चाहता। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यही रहेगा, तो इस वाले में द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा, डाइपोल मोमेंट कम होगा। दूसरा देखो, इसको भी हमने तोड़ना चाहा और देखना चाहा क्या होता है, डाइपोल परमानेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो एक पर मैंने प्लस लगा दिया, एक पर मैंने माइनस लगा दिया, माइनस लगाया तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए। प्लस वाला 3 मेंबर में एरोमेटिक होता है और 3 मेंबर में एंटी एरोमेटिक होता है, 4 पाई सिस्टम। ये 4 पाई बना, ये 2 पाई बना। आराम से देखो, आप नहीं समझ में आए पूछो।
ये बना 2 पाई सिस्टम, ये बना 4 पाई। 4 पाई सिस्टम क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। तो ये एंटी एरोमेटिक और ये बना एरोमेटिक, करेक्ट। इसका मतलब ये बॉन्ड भी नहीं चाहेगा मैं टूटूं, ये भी नहीं चाहेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक क्रिएट हो रहा है, ये चाहेगा नहीं मैं टूटूं भैया, क्यों? एंटी एरोमेटिक बन रहा हूं और वो मैं बनना नहीं चाहता। अच्छा तीसरा देखिए, ये डबल बॉन्ड मैंने बनाया नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड है बीच में भी, यहाँ पर भी बीच में डबल बॉन्ड है ना। चलिए इस डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया ब्रेक। एक पर हमने लगा दिया माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे पर लगा दिया प्लस चार्ज। किस पे लगाना है माइनस, किस पे प्लस, वो आप सोचो। आप देखो कि किस पर माइनस और प्लस आने से आपको एक बढ़िया स्टेबल मॉलिक्यूल मिल रहा है। आप चाहो तो उस वाले पे प्लस इस वाले पे माइनस लगा के देखो, दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। अब मैंने जैसे प्लस और माइनस लगाया, क्यों? क्योंकि मैंने दोनों को एरोमेटिक बनाना चाहा। ये यही तो चाहेगा कि भाई एरोमेटिक बनूं। ये बॉन्ड तोड़ने के बाद ये 6 मेंबर की रिंग हो गई, 5 मेंबर की रिंग, और उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 पाई सिस्टम है, तो ये भी क्या हुआ? एरोमेटिक। मतलब इस वाले केस में दोनों क्या बन रहे हैं? एरोमेटिक बन रहे हैं। तो यहां पर ये बॉन्ड बीच में रहना नहीं चाहेगा, ये नहीं रखना चाहेगा, ये चाहेगा ये बॉन्ड हट जाए। परमानेंट डाइपोल हो मेरे में, हमारे में एक प्लस हो एक माइनस हो, क्योंकि प्लस और माइनस आने से ये क्या बन रहा है? ये एरोमेटिक बन रहा है। प्लस माइनस आने से ये एरोमेटिक बन रहा है। तो ये सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखेगा। इसका म्यू जो है, म्यू होता है डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट सर्वाधिक होगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस बन रहा है एक माइनस बन रहा है, एक प्लस बन रहा है एक माइनस बन रहा है, प्लस वाला भी एरोमेटिक बन रहा है माइनस वाला भी एरोमेटिक बन रहा है। बढ़िया बात है। तो डबल बॉन्ड क्यों रखें भैया, हटा दो उसको, प्लस माइनस परमानेंट आएगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। लास्ट वाला भी नहीं हो पाएगा। अगर लास्ट वाले में भी आप एक पाई बॉन्ड को हटाओगे, लास्ट वाले में भी अगर आप एक पाई बॉन्ड को हटाओगे तो एक पर आएगा प्लस, एक पर आएगा माइनस, माइनस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक, और प्लस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन वाला क्या हो गया? एरोमेटिक, है ना। माइनस के साथ 8 पाई सिस्टम है वो, लेकिन वो 7 मेंबर की रिंग है तो नॉन एरोमेटिक हो जाता है, और ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक, तो इसके बाद में किसका नंबर होगा? इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि एक एरोमेटिक बन रहा है और एक नॉन एरोमेटिक बन रहा है। बोलो भैया, ये बात समझ में आई आपको, है ना। ये बन रहा है एरोमेटिक और वो बन रहा है नॉन एरोमेटिक। तो ये क्वेश्चन होता है। अब देखो यहीं पे एक और सवाल बनता है। सवाल क्या पूछेंगे? इनमें से किसमें कार्बन कार्बन के सापेक्ष मुक्त घूर्णन सबसे आसानी से होगा? कार्बन कार्बन के सापेक्ष फ्री रोटेशन आसानी से होगा। तो किसमें फ्री रोटेशन आसानी से होगा? इस वाले में। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड होगा ही नहीं। कौन सा बॉन्ड रहेगा? अब सिंगल बॉन्ड ही रहेगा बीच में। तो सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष मुक्त घूर्णन आसानी से होता है। तो सबसे आसानी से म्यू भी ज्यादा है, और म्यू ज्यादा होने के साथ ये मुक्त घूर्णन भी दर्शाएगा। फ्री रोटेशन सबसे आसानी से कर लेगा ये, है ना। मुक्त घूर्णन सबसे आसानी से करेगा, कारण ये आराम से घूम सकता है बीच में। तो इसमें फ्री रोटेशन सबसे आसानी से होगा। बोलो भैया, बात समझ में आई आपको? एरोमेटिसिटी से रिलेटेड ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, यही क्वेश्चंस हैं भैया जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वापस भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो मुक्त घूर्णन पूछ सकते हैं किसमें आसानी से होगा, तो क्या देखना है? दोनों तरफ एरोमेटिक बनेगा तो मुक्त घूर्णन आसानी से होगा। दोनों तरफ क्या बनेगा? एरोमेटिक बनेगा तो मुक्त घूर्णन आसानी से होगा। या फिर क्या पूछ सकते हैं? म्यू परमानेंट डाइपोल कौन रखेगा? दोनों तरफ एरोमेटिक बनेगा, उसका परमानेंट डाइपोल ज्यादा